गुड इवनिंग सभी को। चलिए, हम लोग बिहार स्पेशल में देख रहे थे, उस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएं। इसमें हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास में, वो था बिहार में तुर्क साम्राज्य। बिहार में तुर्क साम्राज्य, इसी पे हम लोग चल रहे थे और इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं। हम लोगों ने देखा था कि बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी ने बंगाल में लक्ष्मण सेन को हराया, लखनौती को मेन अपना राजधानी बनाया। बिहार में हम लोग देखे थे, जिस समय बख्तियार खिलजी आया उस समय कर्नाट वंश थे, और कर्नाट वंश के उस समय राजा का नाम नरसिंह देव हम लोग सुन चुके थे। फिर हम लोग देखे कि अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया और बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ में दफनाया गया। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, तब मुख्य रूप से शुरू किए थे गुलाम वंश की बात। गुलाम वंश में आपको बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही मेन रूप से 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी और 1206 में ही इधर हम लोग देखे बख्तियार खिलजी की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाया। और पिछले क्लास में पढ़े थे इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बिहार में सैनिक अभियान जारी किया था। और आपको पिछले क्लास में हमने समझाया था कि इल्तुतमिश के समय काफी बढ़िया अभियान रहा। इल्तुतमिश बिहार का क्षेत्र जीता भी और इसने प्रथम सूबेदार आपको बताए थे मलिक जानी को बनाया। और इल्तुतमिश के समय सब चीज ठीक ठाक रहा। इल्तुतमिश के समय बिहार पर अधिकार भी रहा। और इसके बाद लेकिन ये भी बताया था कि इल्तुतमिश के समय भी ऊपर में कर्नाट वंश कंटिन्यू चल रहे हैं। कर्नाट वंश में हम लोग बताए थे नरसिंह देव बख्तियार खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था, लेकिन इल्तुतमिश का अधीनता भी स्वीकार नहीं किया। उत्तर बिहार जो हम लोग देख रहे हैं, दरभंगा वगैरह का क्षेत्र, वे सभी क्षेत्र इल्तुतमिश के समय स्वतंत्र थे। लेकिन दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र नालंदा, बिहार शरीफ, ये सभी जो सेक्टर देख रहे हैं गया, इधर इल्तुतमिश का अधिकार हो चुका था और मलिक जानी इसी क्षेत्र का गवर्नर था। इल्तुतमिश के बाद हम लोग देखे कि रजिया सुल्तान के समय बहुत कुछ ज्यादा उधर प्रभाव नहीं रहा। और फिर मेन प्रभाव आपको बताए थे बलबन के समय फिर मेन आया। बलबन के समय आपको बताया था कि बंगाल के तुगलक खान ने विद्रोह किया और बलबन ने बंगाल बिहार का जो विद्रोह है, तुगलक खान का जो विद्रोह है, मतलब दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है, उस विद्रोह को दबा दिया। यहां तक पिछले क्लास हम लोग सुन चुके थे। अब आज के क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो सभी लोग अब जरा हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। अब बलबन के समय सीन बड़ा बढ़िया है। उत्तर बिहार का जो बेल्ट देख रहे हो, इस बेल्ट पे अभी भी कर्नाट वंश चल रहा है। कर्नाट वंश की कंटिन्यूटी है। बाकी जो दक्षिण बिहार का बेल्ट है, झारखंड साथ साथ है। इस पूरे क्षेत्र में बलबन ने मेन अधिकार किया, इसको जीता। और बलबन को लगा कि इस क्षेत्र पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी, हम दिल्ली में रहेंगे फिर यहां विद्रोह करें। इसलिए बलबन ने एक रणनीति बनाया और उसने अपनी रणनीति के अनुसार से अपने बेटे को ही कहा कि हम यहां का सूबेदार बना देते हैं, क्योंकि जब तक अपना लोग यहां पे सूबेदार नहीं होगा, इस समय बंगाल और नीचे का क्षेत्र पूरा जीता जा चुका है, कर्नाट वंश केवल ऊपर में स्वतंत्र है, तो जब तक ये पूरा में अपना आदमी हेड नहीं होगा तब तक हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। और इसी के कारण बलबन ने अपने दूसरे पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बात चल रही है, बलबन अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां, बलबन के बेटा है बुगरा खां। देखो बुगरा खां इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के महत्व को तुम समझ रहे हो। दिल्ली के सुल्तान का बेटा गवर्नर बन रहा है बिहार में, तो इतना बिहार इस समय महत्वपूर्ण है। और बुगरा खां जो देख रहे हो, यही नासरुद्दीन महमूद की उपाधि धारण किया। बुगरा खां की ही उपाधि है नासरुद्दीन महमूद, और नासरुद्दीन महमूद या बुगरा खां ये बलबन का दूसरा बेटा है। और नासरुद्दीन महमूद या बुगरा खां यही बंगाल का हेड है। राजधानी इस समय में लखनौती चल रहा है। बंगाल के रूप में हेड के रूप में बुगरा खां बैठ गया है, लखनौती मेन कैपिटल है, और बलबन के दूसरा बेटा बुगरा खां यही सब चीज चला रहा है। यानी इस समय स्थिति कितनी अच्छी हो गई, समझो। और अच्छी स्थिति का भी कल्पना करवाएंगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा। जब बलबन मर गया तो बलबन के मरने के बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो गई, और दिल्ली की गद्दी खाली हो गई तो बलबन के ही बेटा है बुगरा खां या नासरुद्दीन महमूद, इसी को मेन राजा बनने की जरूरत थी। लेकिन अब सोच सकते हो कि दिल्ली छोड़ करके बिहार रहना ही पसंद किया। और सोचिए कि ये दिल्ली छोड़ के बिहार रहना पसंद कर रहा है तो बिहार कितना बढ़िया हो। और इसी बुगरा खां के बेटा नासरुद्दीन महमूद के बेटा दिल्ली में राजा बनता है, और इसी के बेटा का नाम सब लोग जानते हो। बलबन के बाद कैकूबाद, आप लोग सब लोग नाम सुने होंगे, कैकूबाद शासक हुआ। और ये कैकूबाद कौन था, तो ये बुगरा खां का बेटा है। अब सोचिए, बेटे दिल्ली में है, अब बाबूजी बिहार पकड़े हुए, ये भी आश्चर्य की बात। बेटा के होना चाहिए था बिहार में, बाबूजी के होना चाहिए था दिल्ली में, और यहाँ उल्टा है, बेटे दिल्ली में है और पिताजी बंगाल में है कि बंगाल हमारे लिए ठीक। तो नासरुद्दीन महमूद या बुगरा खां जब तक रहा तब तक इधर के क्षेत्र पे इसकी अच्छी पकड़ रही। इस समय तक कहीं कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे नियम प्रकृति का है, ये कैकूबाद के बाद ही गुलाम वंश कमजोर पड़ने लग गया, और दिल्ली में यहाँ पे गुलाम वंश के बाद सभी बच्चे जानते हो एक नए वंश की स्थापना होगी, और इस वंश के बारे में सब लोग जानते हो। इसी वंश का नाम आप सब लोग जानते हो, खिलजी वंश होगा। और खिलजी वंश के संस्थापक सभी को मालूम है, 1296 ईस्वी में आपको मालूम है कि एक नए वंश की स्थापना हो गई। सॉरी, 1290 में ही, ये है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हो गए। अब तो यहाँ वंशज चेंज हो गया, दिल्ली में बन गए खिलजी, और ये तो अभी बुगरा खां चल रहे थे गुलाम वंश के। दुर्भाग्य से जलालुद्दीन खिलजी जिस समय दिल्ली का राजा बनता है, उस समय बुगरा खां नासरुद्दीन महमूद की भी मृत्यु हो जाती है। वृद्ध हो चुके हैं, बेटा बड़ा होकर मर रहा है तो बाबूजी तो होंगे। तो बुगरा खां उस समय मर गया है, और जलालुद्दीन खिलजी के समय यहां पर नासरुद्दीन का जो उत्तराधिकारी है, मतलब बंगाल का जो राजा है, इसका नाम है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन यानी नासरुद्दीन का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन। और अल्लाह जलालुद्दीन खिलजी के समय ये राजा हो गया रुकनुद्दीन। इस समय कर्नाट वंश, दरभंगा के राजा, छोटे छोटे और कई राजा उत्तर बिहार में स्वतंत्र रूप से थे, लेकिन दक्षिण बिहार और झारखंड और बंगाल इन क्षेत्रों पर रुकनुद्दीन की एक अच्छी पकड़ थी। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय
आपने देखा कि अब इस समय बंगाल का राजा रुकनुद्दीन है, बुगरा खान नासरुद्दीन महमूद मर चुका है। जलालुद्दीन खिलजी बिहार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसी का भतीजा है अल्लाउद्दीन खिलजी। उसके मन में बिहार के बारे में बार-बार लग रहा है, क्योंकि कोई राजा का बेटा अगर बिहार में प्रांतपति है, तो दिल्ली के राजा को जरूर लगेगा कि बिहार मेरा भी हो जाए। और अल्लाउद्दीन खिलजी के टारगेट में है कि हम बिहार विजय करेंगे। लेकिन सभी लोग जानते हो कि अल्लाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में देवगिरी विजय के लिए चल दिया, और दक्षिण भारत के देवगिरी विजय करने के कारण उसको काफी धन दौलत मिला, और उसी धन दौलत के कारण उसने अपने चाचा या ससुर कहिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया, और खिलजी वंश का नया राजा बन गया अल्लाउद्दीन खिलजी। यानी खिलजी वंश में वह पकड़ नहीं है बिहार पर जो गुलाम वंश में रहा। गुलाम वंश में इल्तुतमिश के समय कुछ पकड़ है, बलबन के समय तो उसका बेटा ही बुगरा खान के द्वारा अच्छी पकड़ है, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो जलालुद्दीन खिलजी के समय रुकनुद्दीन है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय रुकनुद्दीन है। और इस समय रुकनुद्दीन के बाद धीरे धीरे यहाँ का शासक चेंज होता है, और रुकनुद्दीन के बाद एक नए शासक बनते हैं, और ये शासक बिहार के लिए काफी फेमस है, और इनका नाम सब लोग जानोगे रुकनुद्दीन के बाद शमसुद्दीन। बिहार के मतलब बंगाल के नए राजा बनते हैं शमसुद्दीन। और तब तक इधर एक मोड़ है। एक मोड़ क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के मन में बार बार है कि हम बिहार का विजय करेंगे, लेकिन उसे मालूम है कि इस समय बंगाल का लखनौती का राजा शमसुद्दीन मजबूत शासक है, कर्नाट वंश मजबूत है, बीच में दरभंगा के राजा थोड़े कमजोर है, हर जगह छोटे छोटे महाराज लोग भी थे, और दरभंगा के राजा का नाम था शक्र सिंह। उसको लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि हम कुछ कर भी सकते हैं तो दरभंगा के राजा के साथ कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने अभियान नहीं किया, उसने अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। और शेख मोहम्मद इकबाल, अब सोचो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है और अपना सेनापति शेख मोहम्मद इकबाल को दरभंगा के राजा शक्र सिंह से लड़ने भेजा। कर्नाट वंश को लग रहा है कि हमसे नहीं लड़ेगा, तो और सहयोग कर दिया कि जाओ उसको मारो, पड़ोसी पड़ोसी में बैर रहता ही। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद इकबाल को शक्र सिंह ने हरा दिया। इसीलिए शक्र सिंह का नाम भी दरभंगा का राजा का इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान राजा, उसका सेनापति मोहम्मद इकबाल शेख मोहम्मद इकबाल को दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने हरा दिया, और हारने के बाद ये चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसको रिचार्ज किया कि कमी कहां रह गई, उसको देखो और सेना लेके जाओ, वहीं से धीरे धीरे छेद होगा तो सब जगह जीत पाओ। और फिर शेख मोहम्मद इकबाल दूसरे अभियान में फिर ये चल दिया, और दूसरे अभियान में शक्र सिंह को पराजित किया, और शक्र सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक समझौता करवाया। इस समझौता के द्वारा जमीन का भूमि का जो खराज है वो टैक्स देना इसने स्वीकार किया शक्र सिंह, और शक्र सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की गाढ़ी दोस्ती हो गई। कई अभियान में जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान है, अन्य कई अभियान है, उस अभियान में दरभंगा का राजा शक्र सिंह साथ गया। यानी ले दे के बाद इतना ही समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जो खिलजी वंश है उस समय भी बिहार पर कोई निर्णायक पकड़ नहीं है दिल्ली के सुल्तान। केवल दरभंगा से क्या होगा, केवल शक्र सिंह एक छोटा सा राजा है, और शक्र सिंह केवल ये जो है इसकी अधीनता स्वीकार किया है और इसके साथ सब जगह युद्ध में जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि इसकी नहीं। यानी खिलजी वंश के समय गुलाम वंश से भी कम प्रभाव है दिल्ली सल्तनत का। इस समय बिहार का मतलब लखनौती है, बिहार का मतलब दिल्ली नहीं है। ये बात दिमाग में से रखना, खिलजी वंश के समय बिहार का मतलब लखनौती, यहां से बिहार कमांड हो। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब एक बहुत ही बढ़िया टर्निंग है, इस टर्निंग को ध्यान देना है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी में मेन शक्र सिंह का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जो दरभंगा के राजा है। अब यहाँ पे लखनौती के जो मेन राजा है ये है शमसुद्दीन, और जो शमसुद्दीन देख रहे हो इन्हीं का दूसरा नाम है हाजी इलियास। हाजी इलियास ये शमसुद्दीन का ही दूसरा नाम है, ये दोनों एक ही राजा है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपका गंभीरता से हमें ध्यान चाहे। शमसुद्दीन या हाजी इलियास बहुत तेज और बहुत दयालु राजा, बहुत चर्चा इनका। ये धीरे धीरे असम के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार की, यानी शमसुद्दीन के समय बंगाल क्षेत्र का प्रभाव और ज्यादा है। ये देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रभाव है, इधर प्रभाव है, ये असम के क्षेत्र पे प्रभाव है, एक गहरी पकड़ है इनकी। और यहाँ पे इसी समय मेन अगला वंश आता है जिसका नाम आप जानते हो तुगलक वंश। और तुगलक वंश की कहानी अब थोड़ा निर्णायक मोड़ पे है, हम चाहेंगे आप खूब बढ़िया से समझिए। शमसुद्दीन भी जो तुम देख रहे हो इस साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इन्हीं का नाम हाजी इलियास है। ये देखते देखते इधर भी सेंध लगाए हैं, और इधर सेंध लगा करके बिहार के हाजीपुर का क्षेत्र भी ये जीते। और ये हाजीपुर का जो क्षेत्र देख रहे हो, ये हाजीपुर शहर बसाया हुआ इसी हाजी इलियास के कारण है, इसीलिए इस शहर का नाम हाजीपुर पड़ा। यानी बिहार का जो हाजीपुर देख रहे हो, एक अच्छा प्रश्न आएगा कि हाजीपुर शहर को किसने बसाया? तो पटना में हाजीपुर सब लोग जानते हो, तो हाजीपुर शहर को बसाने वाले हाजी इलियास थे। ये हाजी इलियास का ही दूसरा नाम शमसुद्दीन था, और शमसुद्दीन या हाजी इलियास बहुत योग्य शासक थे। ये अपने नाम से एक और शहर बसाए थे जिसका नाम था शमसुद्दीनपुर, जिसको वर्तमान में समस्तीपुर के नाम से जानते हैं। देखो शमसुद्दीनपुर का ही नाम अभी समस्तीपुर है, और हाजी इलियास का ही नाम हाजीपुर है। बिहार का दो इंपॉर्टेंट शहर जो जगह अभी देख रहे हो, एक समस्तीपुर, इसका पुराना नाम था शमसुद्दीनपुर, और शमसुद्दीनपुर से नाम समस्तीपुर हो गया, और हाजी इलियास से इस शहर का नाम हाजीपुर हो गया। तो दो जगह आपको इंपॉर्टेंट याद हो गया, हाजीपुर और समस्तीपुर। इन दोनों जगह के बिहार में संस्थापक शमसुद्दीन या हाजी इलियास। और इंपॉर्टेंट क्या है, हाजी इलियास के दो बेटे, एक बेटे का नाम है हातिम खां, एक बेटे हैं हातिम खां, और हातिम खां जो बेटे हैं इसी को बिहार का गवर्नर बना दिया शमसुद्दीन ने कि मैं तो बंगाल देखूंगा, मेरा एक बेटा हातिम खां ये बिहार देखेगा, और दूसरा बेटा बहादुर खां ये असम देखेगा। बात ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत अच्छा करनी है। एक बेटा बहादुर खां है ये असम का हेड है, और एक बेटा हातिम खां है ये बिहार का हेड है, और खुद शमसुद्दीन जो देख रहे हो ये बंगाल संभाला। और हातिम खां के बारे में कहा जाता है कि यह भी बहुत दयालु शासक था, बहुत उदार और बहुत दयालु। और बहादुर खां के बारे में कहा जाता है बहुत घमंडी और बहुत अभिमानी। दोनों उल्टा थे, ये बहुत दयालु ये बहुत घमंडी।
और सोचिए शमसुद्दीन जब बूढ़ा हुआ तो अपने मंत्री उसके थे अरसलान खां। अरसलान खां से पूछा शमसुद्दीन कि तुम मंत्री ये बताओ, सही सही बताना कि मैं अगर खत्म हो जाऊं तो इस पूरे का हेड किस बेटे को बनाना चाहिए, हातिम खां को कि बहादुर खां? मेरे दो बेटे हैं, दोनों में कौन बेटा तुमको ठीक लगता है, किसको राजा बनाना सही है? जानते हो मंत्री ने क्या कहा? कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, हातिम खां बहुत दयालु है, हातिम खां बहुत उदार है, और आपका बहादुर खां बहुत घमंडी, बहुत अभिमानी है, और इसीलिए राजा बनने लायक बंगाल का दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि राजा बनने के लिए छल बल कल दोनों चाहिए, दयालु भी होना चाहिए, उदंड भी होना चाहिए। ये खाली सीधे है और ये खाली उदंडे है, दोनों नेचर जब तक नहीं है हुजूर, राजा नहीं बन सकता। यानी इस समय तक जो तुम देख रहे हो, मेन समझना है कि बिहार मीन्स लखनौती, इधर जो देख रहे हो असम मीन्स लखनौती, बाकी इधर छोटे छोटे क्षेत्रों में अन्य राजा अभी चल रहे हैं। अब यहाँ पे तुगलक वंश आते हैं 1320 ईस्वी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे काल अब शुरू होगा। तो अब हम चाहते हैं सभी का ध्यान तुगलक वंश की ओर चला जाए। ये शमसुद्दीन या हाजी इलियास के बारे में भी आपके दिमाग में आइडिया आ जाए। शमसुद्दीनपुर का ही नाम आपने सुना समस्तीपुर, और हाजी इलियास से ही आपने सुना हाजीपुर। अब यहाँ पे जो मोड़ है उसको समझिए। दिल्ली में हेड बने गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक अब दिल्ली के हेड बन चुके हैं, और गयासुद्दीन तुगलक हेड तो 1320 में ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। 4 साल अपने आप को व्यवस्थित किए, और 1324 में गयासुद्दीन तुगलक इसी बंगाल बिहार के सैनिक अभियान के लिए चल दी। और बंगाल बिहार के सैनिक अभियान में पहली बार ऐसा हुआ कि इस समय तुमको जान के आश्चर्य होगा, कर्नाटक वंश के राजा थे हरि सिंह। आपको दिमाग में से रखना है, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का सैनिक अभियान हो रहा है उस समय जो मेन है कर्नाटक वंश के राजा वो है हरि सिंह। तो हरि सिंह देव ये राजा है कर्नाटक वंश के उत्तर बिहार के। और इस साइड जो देख रहे हैं ये लखनौती के ही राजा चल रहे थे। इस समय शमसुद्दीन खत्म हो चुके हैं, और शमसुद्दीन के बाद इधर मेन उनके मंत्री के ही बेटे थे नसरुद्दीन। नसरुद्दीन यहाँ लखनौती के राजा है, और कर्नाटक वंश के राजा है हरि सिंह देव। और गयासुद्दीन तुगलक ने जो अभियान किया 1324 में, ये पूरे बिहार और बंगाल क्षेत्र का अभियान था, और पहली बार तुगलक काल में सबसे बढ़िया नियंत्रण पूरे बिहार पर हो पाया। देखो बिहार चूंकि दिल्ली से दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। किसी भी राजा के लिए उस जमाने में, जिस समय ना कोई ट्रेन है ना कोई जहाज है, उस समय घोड़े और हाथी से चलना है, उस समय 1000 किलोमीटर दूर का किसी क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण करना अपने आप में बहुत कठिन काम था। इसलिए आपने देखा कि जो गुलाम वंश में जितना अधिकार रहा, अलाउद्दीन खिलजी जो द्वितीय सिकंदर की उपाधि लिया, उसके समय भी बिहार पर कोई अधिकार नहीं रहा। तुगलक काल में पहली बार बिहार पर एक अच्छा निर्णायक पकड़ बना। यानी आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने बिहार पर एक बढ़िया पकड़ बनाया, बिहार पर दिल्ली सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व किस काल में कायम हुआ, तो तुगलक काल में कायम। और ये निर्णायक वर्चस्व शब्द का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूं? कारण है गयासुद्दीन तुगलक शुरुआत में तो लखनौती के खिलाफ ही अभियान किया। इसमें हरि सिंह देव उसको सपोर्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उसने हरि सिंह देव को छोड़ रखा था। लेकिन बाद में इसने देखा कि हरि सिंह देव भी लखनौती के साथ है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने निर्णय लिया कि हम इस पर भी हमला करेंगे, जबकि इधर हमला जल्दी नहीं कोई कर रहा था। और जब गयासुद्दीन तुगलक पूरे सेना के साथ कर्नाटक वंश पर हमला किया, तो हरि सिंह देव डर से नेपाल भाग गया, और ये बहुत ही बढ़िया स्थिति रहा। हरि सिंह देव जब नेपाल भाग गया, तो गयासुद्दीन तुगलक दरभंगा और उत्तर बिहार का क्षेत्र जो कर्नाटक वंश का था, इस पर पूरे उनकी अच्छी पकड़ हो गई। देखो ये पकड़ गुलाम वंश में भी नहीं था, और वह पकड़ तुगलक काल में हुआ है। और ये जो दरभंगा का क्षेत्र देख रहे हो, तुगलक ने जीत करके इस जगह का नाम ही कर दिया कि यह तुगलकाबाद है। ये जगह अब दरभंगा नहीं है, ये तुगलकाबाद है, और तुगलकाबाद तुगलक से बना है, और इसी को हम लोग तुगलक काल में तिरहुत के नाम से जानते हैं। जो आज भी आप तिरहुत प्रमंडल का नाम सुने हो, तो ये तिरहुत का मतलब है कि वह तुगलक काल में ये बिहार का जो क्षेत्र गयासुद्दीन तुगलक के अधिकार में आया, उसी को तिरहुत कहा गया, और तिरहुत का ही नाम तुगलकाबाद किया गया। और गयासुद्दीन तुगलक कहा कि अब हम इस क्षेत्र पर हमेशा पकड़ बनाए रखेंगे, और इसके लिए हम बिहार के इस दरभंगा मतलब तिरहुत में अपना टकसाल स्थापित करते हैं। टकसाल का मतलब है कि जहां सिक्के बनाए जाते थे, और जब हमारा सिक्का बनेगा तो निश्चित रूप से हमारी सेना होंगे, क्योंकि उस सिक्का पर ध्यान देंगे, कोई इधर उधर ना करे, इस पर पकड़ रखेंगे। और इस समय गयासुद्दीन तुगलक के समय दरभंगा में टकसाल की स्थापना हुई, सिक्का बनना शुरू हुआ। इसलिए रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार के किस क्षेत्र से तुगलक काल के सिक्के प्राप्त हुए? कई बार बड़ा आसान और रिवर्स क्वेश्चन देता है, जो बच्चे डीप में कहानी नहीं सुने रहेंगे उन्हें दिक्कत हो। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में तुगलक काल में तिरहुत से या तुगलकाबाद से या दरभंगा से ये तुगलक के सिक्के प्राप्त हुए, क्योंकि उनका टकसाल वहां था। और इनके बाद सभी लोग जानते हो एक अच्छी पकड़ इधर विकसित हो गई गयासुद्दीन तुगलक का। इधर तो पूरा कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर बिहार एकदम पूरा बढ़िया से पकड़ ली। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक अगले शासक बने एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी यहाँ से दरभंगा से सिक्का बनना जारी रहा, और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक का भी कई सिक्का दरभंगा में मिलते हैं। उसके नाम से चूंकि टकसाल स्थापित गयासुद्दीन तुगलक नहीं किया, तो सिक्का उस समय भी मिलना स्वाभाविक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दरभंगा का नाम तुगलकाबाद था, मोहम्मद बिन तुगलक उसका स्पेशल नाम तुगलकपुर रख दिया। अब देखिए दरभंगा का नाम ही तिरहुत है, तुगलकपुर है, तुगलकाबाद है। ये जो क्षेत्र देख रहे हो केवल तुगलक दरभंगा ही नहीं सोचना, ये पूरा जो सेक्टर देख रहे हो, इस सेक्टर पर मोहम्मद बिन तुगलक का अच्छा अधिकार चल रहा था। लेकिन अब इस समय एक इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद बिन तुगलक धीरे धीरे अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली कई अभियान किया। इसी के समय आपको याद है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, कई साम्राज्य स्वतंत्र हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो अंत समय आते आते मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल के लखनौती के राजा ने भी विद्रोह कर दिया, और दरभंगा के राज्य के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जिस दरभंगा में सिक्का बनता था, उस क्षेत्र को भी इसने अपने में मिला लिया। एक गहरा आघात था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय में तो बहुत कुछ नहीं कर पाया,
लेकिन इसी के बाद अगला राजा बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। और एफएसटी फिरोज शाह तुगलक नाम सभी लोग जानते हो। इसमें चूंकि अब सिक्का बनने का सेंटर है और उस सेंटर पर बंगाल के राजा का अधिकार है, तो 1359 में फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा अभियान के लिए निकला और कहा बिहार बंगाल होते ही अभियान करें। और ये फिरोज शाह तुगलक ने ही फिर से इस पूरे दरभंगा के क्षेत्र को अपने सल्तनत काल तुगलक वंश में फिर से मिला लिया। सिक्का चलने की स्थिति जारी रही और दक्षिण बिहार के भी कुछ क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक राजगीर में एक जैन मंदिर को भी बनवाया। अब जैन मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया एक विवाद है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में आता है कि इसने कई मंदिर तोड़े, उड़ीसा के कई मंदिर तोड़े। फिर वो व्यक्ति जैन मंदिर कैसे बना सकता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन राजगीर के जैन मंदिर में एक अभिलेख मिला है और उस जैन मंदिर में अभिलेख में लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक जो राजा है वो नेकी के रक्षक है, अच्छाई के रक्षक है, जो भी अच्छा काम होगा उसके रक्षक फिरोज शाह तुगलक। अब एक जैन मंदिर में मुस्लिम राजा के लिए इतने अच्छे शब्द का प्रयोग कई इतिहासकार कहते हैं कि इस जैन मंदिर के निर्माण में जरूर फिरोज शाह तुगलक का कुछ योगदान रहा होगा, जिसके कारण इतना बढ़िया बात कहा गया। अब यहाँ पे जब तक फिरोज शाह तुगलक रहा इधर उसकी पकड़ अच्छी रही, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के मरने के साथ ही फिर से बिहार स्वतंत्र हो गया और बिहार अब एक नए चीज का अड्डा हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने ही बिहार के बगल में जौनपुर की स्थापना किया था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक मरा तो जौनपुर में सरकी वंश स्थापित हो गए और हुसैन शाह सरकी ये अपना क्षेत्र में बिहार को शामिल करना चाह रहे हैं और इधर बंगाल का लखनऊ बिहार को शामिल करना चाह रहा है। बिहार दोनों के दोनों में फंस गया कि जौनपुर में रहेंगे कि बिहार बंगाल में रहेंगे, दोनों का कुछ ना कुछ कब्जा होना शुरू हो गया। और इसी समय तुगलक वंश के बाद जिस समय जौनपुर और इधर लखनऊ बंगाल दोनों का अधिकार चल रहा है, बिहार में तुर्कों के अलावे नए का आगमन हो रहा है और उसी काल को हम लोग जानते हैं लोधी वंश। ये बिहार में अफगानों का आगमन हो, यानी तुर्क के बाद अब अफगान आएंगे और अफगानों की कहानी में शेर शाह सूरी और तमाम की कहानी बड़ा दिलचस्प कहानी होगी। अगले दिन पूरे का पूरे हम लोग अफगान की कहानी सुनेंगे और उसी में बाबर और हुमायूं तक की चीज आपका जुट जाए और तब हम लोग मिडाइवर का एक एक फेज एक एक दिन में पच जाए तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, बहुत बढ़िया से आपने ध्यान दिया और उम्मीद है कि जो भी बात है इसको एक बार बढ़िया से आप पढ़ लेंगे तो एक बार और के बाद आपको लगने लगेगा कि बहुत कुछ हमारा आसान हो गया। एक बार बंधन लास्ट में देंगे, लास्ट में जितने इंपॉर्टेंट चीज है एक बार उसका बंधन दे देंगे तो आपको उस दिन लगने लगेगा कि एकदम सही हो गया। और चूंकि क्लास समय है इसलिए हम काफी डीप में खूब मिजाज से चल रहे हैं। टाइम कम रहता तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते, लेकिन चूंकि टाइम खूब है और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर दो ही सेक्शन करना ही, इसलिए जितना हो सके उतना मिजाज से चले। एकदम आपको लगेगा कि इससे ज्यादा बिहार स्पेशल हमारे कोई कहीं नहीं मिलना है, तब आपको लगेगा कि नहीं एकदम ठीक ठाक हो गया। और इतना बचने का मतलब है मजा आएगा परीक्षा में, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से देगा तो आपको लगेगा सुना हुआ ना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर देते हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखें व्हाट्सएप पे रिप्लाई जो करना है यहीं पे लिखिए, यहीं कर लेंगे। व्हाट्सएप पे एक दिन में 1500 2000 मैसेज आते हैं, हम देख भी नहीं पाते हैं सबका मैसेज, क्योंकि दिन भर तो क्लास में आपके साथ देखिए अभी है 8:30 में जैसे छोड़ेंगे 5 मिनट रेस्ट लेंगे, एयरफोर्स बैच इसके बाद 9:30 तक लगभग पढ़ाना होता है और 9:30 तक पढ़ाने के बाद फिर मॉर्निंग में आप देखते हैं सुबह से ही लगातार लगना होता है। तो इस कंडीशन में ये नहीं हो सकता है कि सबका जवाब दे सब कुछ करें। आप इस समय जो प्रॉब्लम है लिखिए, आप लाइव क्लास में तो आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे। एग्रीकल्चर पार्ट 2 में बिल्कुल जो है हरित क्रांति वगैरह है, हमारी ही कमी है, उस वीडियो में साउंड नहीं है तो हम ही को फिर से एक बार पढ़ाना होगा, देख लेंगे कभी अनुकूल माहौल होगा तो फिर से एक बार आपको पढ़ाते हुए वो वीडियो को अपलोड कर देंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल दशहरा के बाद दुर्गा पूजा के बाद उसका हम लोग रूटीन बता देंगे और तब उसका शुरू कर देंगे। अभी तो साइंस तक अच्छे स्पीड में चल रहा है और उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल भी शुरू कर देंगे। बिहार स्पेशल में सेकंड और फिफ्थ वीडियो सेम है। अगर वीडियो में संबंधी कोई आपको दिक्कत है तो आपको टेक्निकल नंबर में बार-बार देता हूं 7004238065, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए कि ये वीडियो सेम है या वीडियो बदल दीजिए और कॉल भी कर सकते हैं, वहां पे आप उसको ठीक करवा लीजिए। चलिए तो अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, पीडीएफ लास्ट में हिस्ट्री जब लास्ट हो जाएगा तो हिस्ट्री का एक पीडीएफ दे देंगे, फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का एक पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ पे मिलेगा वो चीज आपका जाएगा। चलिए नीलम जी रूटीन बता दी। रूटीन के लिए टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर उसमें जुड़े रहिए। उस टेलीग्राम पे डेली पर डे सुबह 7 बजते बजते तक रूटीन डाला जाता है, जिसमें आपको देख लेंगे कि रूटीन हमारा किस समय है, उस रूटीन को आप अपना कंटिन्यू करेंगे। अभी जो रूटीन चल रहा है इस समय अभी रूटीन एक ही है, 1 बजे से आपका 2 बजे तक मतलब 1:20 से लगभग शुरू होता है, जो टाइम बोलेंगे 20 मिनट जोड़ लीजिएगा। 1 से 2 सवा 2 बजे तक आपका यूट्यूब पे अभी क्लास चल रहा है और फिर इसके बाद 2:30 से 3:30 बजे तक यूट्यूब पे आप रीजनिंग भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन कभी रहते हैं। 3:30 के बाद फिर शाम में आपका 7:30 से क्लास है तो लगभग 10-15 मिनट इसमें जोड़ दीजिएगा और इस समय बिहार स्पेशल चल। दुर्गा पूजा के बाद जो मेन क्लासेस होगा इस समय आप लोग का फिर इसी के साथ शामिल हो जाएगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर एंड बिहार स्पेशल ये 2 क्लास और एक क्लास अलग से जो भी आपका पहले से हो चुका है उसका रिवीजन और उसका क्वेश्चन बनाना, ये 1 घंटा की क्रिया जारी रहेगी। उम्मीद है फिर 2.5 घंटे 3 घंटे का लगभग क्लासेस आपका वो चलते रहेगा। चलिए अपना वाला वीडियो सैटरडे याद करिएगा, संडे बैठ जाएंगे। चलिए अपना वाला उसको डलवा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अपना वाला क्वालिटी डलवा देंगे, कोई बात नहीं। आप रिजल्ट दीजिए, हमारा वाला वीडियो क्या और कहेगा आपके लिए, जब आपके लिए पसीना बहा रहा है, आपके लिए 4 घंटा खड़ा है तो आपके लिए कुछ वीडियो हम अपना चला के क्या करें, सब चीज तो आप ही के लिए। आप रिजल्ट दीजिए, इसके लिए जो कहिए हम सब करें, तो इसलिए आपको कोई इसमें समस्या नहीं है। क्वालिटी क्लास सैटरडे से इस शनिवार से वो चलेगा, दिल्ली वाले सर जो ले रहे थे दीपक सर, उनका क्लास भी शुरू हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास कल हम लोग फिर मिलते हैं। यूट्यूब पे क्लास करंट का न्यूमेरिकल चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसको न्यूमेरिकल पढ़िएगा और इधर के बाकी सेक्शन आपको आगे की ओर चलेगा।
चलिए मॉडर्न फिजिक्स भी इसके बाद कर ही देंगे, मॉडर्न फिजिक्स भी आपका करंट बहाल लेने दीजिए, मॉडर्न फिजिक्स भी कर लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के बाद एक दो सेक्शन और रिवीजन करके तब केमिस्ट्री का फिर उसका भी सब चैप्टर वाइज आपका टेस्ट चैप्टर वाइज जो भी चाहिए केमिस्ट्री भी आपका उसमें उचित हम लोग सब चीज सुधार करें। अभी समय है 1 घंटा आपका उसी के लिए रखेंगे कि रिपेयरिंग राउंड चलते रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से चलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद फिर आगे से चलते चले जाए। चलिए वीडियो रुक रहा था तो चलिए नेटवर्क के कारण आपके नेटवर्क से दिक्कत होगा, यहाँ से तो सही था तो घबराइए नहीं, फिर वीडियो लोड हो जाएगा उसको दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, सही हो जाए।